नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। ये रिश्ता है भारत के स्वदेशी लोगों का, उनके पुश्तैनी जंगलों का और इन दोनों के बीच खड़े कानून का। ये कहानी है पहचान की, अधिकारों की और अपने वजूद को बचाने की। ये रिश्ता कोई आज का नहीं है, सदियों पुराना है। आदिवासी समुदायों के लिए जंगल सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता, वो उनका घर है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है और उनकी पहचान का एक बहुत बड़ा केंद्र भी। ये एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव है। और देखिए, हम किसी छोटे समूह की बात नहीं कर रहे हैं। भारत की कुल आबादी का 8.6%, मतलब 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग। ये आंकड़ा ही हमें बताता है कि ये कितना बड़ा और जरूरी राष्ट्रीय मुद्दा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये रिश्ता इतना गहरा है, इतना पुराना है, तो आज ये खतरे में क्यों है? आखिर ये अटूट बंधन टूट क्यों रहा है? यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी की जड़ तक ले जाएगा। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हम किन लोगों की बात कर रहे हैं। ये हैं आदिवासी समुदाय, और भारतीय उपमहाद्वीप पर उनका एक लंबा और सच कहें तो संघर्षों से भरा इतिहास रहा है। आदिवासी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मूल निवासी। ये कोई एक जैसा समूह नहीं है, बल्कि इसमें सैकड़ों अलग-अलग भाषाएं और संस्कृतियां शामिल हैं। ये भारत के सबसे पुराने बाशिंदे हैं। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये एक तरह से बेदखली की एक लंबी कहानी है। सदियों से आदिवासियों को लगातार उनकी ही पुश्तैनी जमीनों से दूर किया जाता रहा। ये सिलसिला आर्यों के आने से शुरू हुआ, ब्रिटिश राज में बहुत तेज हो गया, और अफसोस की बात यह है कि आज़ादी के बाद भी ये पूरी तरह रुका नहीं। तो इस ऐतिहासिक अन्याय के जवाब में कानूनी तौर पर क्या किया गया? चलिए अब उस कानूनी ढांचे की बात करते हैं जो भारत की आज़ादी के बाद इन समुदायों की हिफाजत के लिए बनाया गया था। जब 1950 में भारत का संविधान बना, तो ये एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम था। हमारे संविधान ने इस ऐतिहासिक अन्याय को पहचाना और देश के मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत नींव रखी। और इसी के तहत एक बहुत ज़रूरी कानूनी शब्द सामने आया, अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब। ये एक आधिकारिक वर्गीकरण था जो इन समुदायों को संविधान के तहत खास सुरक्षा देने के लिए बनाया गया था। और संविधान ने सिर्फ उन्हें एक नाम नहीं दिया, बल्कि असल में कुछ मजबूत ढाल भी दी, जैसे 5वीं और 6ठी अनुसूची। इन प्रावधानों का एक ही मकसद था, आदिवासी भूमि को बचाना और उन्हें अपने मामलों को खुद संभालने की ताकत देना। अब आते हैं साल 2006 पर। इस साल एक ऐसा कानून आया जिसे एक ऐतिहासिक सुधार माना जाता है। ये कानून उन ऐतिहासिक अन्यायों को ठीक करने के लिए बनाया गया था जिन्हें पुराने कानून ठीक नहीं कर पाए थे। इस कानून की प्रस्तावना, मतलब इसका इंट्रोडक्शन ही देखिए, वो अपने आप में सब कुछ कह देता है। इसका सीधा साधा मकसद था उन लोगों के अधिकारों को कागज पर लाना जो पीढ़ियों से जंगलों में रह तो रहे थे, लेकिन कानूनी तौर पर उनके पास कोई अधिकार नहीं था। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसे ऐसे समझिए। इस कानून से पहले ये लोग अपनी ही जमीन पर अतिक्रमणकारी या घुसपैठिए माने जाते थे, और इस कानून के बाद उन्हें अधिकार धारक यानी हकदार के तौर पर मान्यता मिली। ये एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव था। अच्छा, तो अधिकार मिलते कैसे थे? इसका प्रोसेस भी बड़ा दिलचस्प था। इसकी सबसे बड़ी ताकत थी ग्राम सभा, मतलब अधिकारों का दावा करने की प्रक्रिया की शुरुआत जमीनी स्तर से खुद गांव के लोगों से होती थी। तो कानून तो बन गया और सुनने में बहुत अच्छा भी लगता है, पर असलियत कुछ और ही निकली। कागज पर बने कानून और जमीन की हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी, और यहीं से इस कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। इस अधूरे वादे को समझने के लिए सुंदर सिंह कुमेदी का ये किस्सा देखिए। उनके पास अपनी 2.5 एकड़ जमीन का कानूनी हक था, लेकिन जब एक रेलवे प्रोजेक्ट आया तो उनके उस कानूनी हक को नजरअंदाज कर दिया गया और जमीन ले ली गई। तो सुंदर की कहानी एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा करती है। अगर एक मजबूत कानून लोगों को मालिकाना हक देता है, तो फिर भी लोग अपनी जमीन क्यों खो रहे हैं? ऐसा हो क्यों रहा है? इसकी कई वजह हैं। कभी कभी सरकारी अधिकारी कानून को ठीक से समझते नहीं, या फिर दावों को बेवजह खारिज कर देते हैं। कई बार बड़े बड़े कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स के हित सामने आ जाते हैं। जागरूकता की भी बहुत कमी है, और हाल के कुछ संशोधनों ने तो ग्राम सभा की सहमति की जरूरत को भी कमजोर कर दिया है। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की नहीं है,
जब जमीन जाती है तो उसके साथ और भी बहुत कुछ चला जाता है। ये लड़ाई अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी पूरी पहचान को बचाने की है। चलिए वापस गोंड समुदाय की बात करते हैं, जिनकी कला और संस्कृति बहुत समृद्ध है। उनकी जमीन के लिए जो लड़ाई है, वो असल में उनकी अनूठी पहचान को बचाने की ही लड़ाई है। ये जो आंकड़े हैं ना, ये आपको सच में चौंका देंगे। गोंडी भाषा बोलने वाले लोग करीब 2 करोड़ हैं, लेकिन उसे लिख पाने वाले लोग सिर्फ 100 के आसपास। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। ये दिखाता है कि एक पूरी संस्कृति कितने बड़े खतरे में है। और मजे की बात यह है कि अपनी भाषा को बचाना सिर्फ एक सांस्कृतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक कानूनी हक भी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये साफ कहा है कि अपनी भाषा की सुरक्षा करना एक मौलिक अधिकार है। तो बात अब बिल्कुल साफ है ना? जब जमीन जाती है तो सिर्फ जमीन नहीं जाती, उसके साथ भाषा, रीति रिवाज और इतिहास से जुड़ाव भी टूट जाता है। इसलिए जंगल की ये लड़ाई असल में एक पूरी कौम की आत्मा को बचाने की लड़ाई है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, और ये सवाल हम सब के लिए है। वो विकास आखिर किस काम का, जो एक राष्ट्र की सबसे पुरानी, सबसे मौलिक आवाज़ों को ही खामोश कर दे।